सदन की कार्रवाई आरंभ की जाती है। एक घोषणा है। माननीय सदस्यगण, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता राष्ट्रीय जनता दल, विधायक दल, बिहार विधानसभा ने बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्रीमती राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष मनोनीत करने एवं माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को मुख्य सचेतक विरोधी दल नियुक्त करने की सूचना दी है। प्राप्त सूचना के आलोक में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर श्रीमती राबड़ी देवी के मनोनयन तथा मुख्य सचेतक विरोधी दल के पद पर श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की नियुक्ति की मान्यता देता हूं और बधाई भी देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री सह सदन नेता, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज से बिहार विधान परिषद का 211वां सत्र आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, माननीय उप सभापति, माननीय मंत्री परिषद के सदस्यगण तथा बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही लोकतंत्र के सजग प्रहरी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के प्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूं। विगत दिनों संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में राज्य की जनता ने अपने मताधिकार का शालीनता एवं सजगता से सदुपयोग किया है। उसके एक बार फिर लोकतंत्र व्यवस्था को विजयी बनाया है। इस विधानसभा का चुनाव 67.13% मतदान हुआ। यह आंकड़ा 1951 ईस्वी के बाद सभी चुनावों से अधिक है। इस बार एक मतदान केंद्र पर भी दोबारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिहार ने पूरी दुनिया के समक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का उदाहरण पेश किया है। बिहार के प्रबुद्ध, जागरूक और संवेदनशील मतदाताओं के साथ चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी लोग इस हेतु धन्यवाद के पात्र हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों में जनता की आस्था और विश्वास जागृत करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं एवं बधाई देता हूं। इस विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए जनादेश का हम सभी सम्मान करते हैं। प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है और माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। इस अवसर पर माननीय श्री नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यों को और उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। इस जनादेश द्वारा मतदाताओं ने जहां एक ओर सरकार की कार्यप्रणाली पर अपना विश्वास प्रकट किया है, वहीं दूसरी ओर इस सरकार से प्रदेश के चहुमुखी विकास की आकांक्षा भी बढ़ी है। हमें पूरा विश्वास है वर्तमान सरकार के सभी उत्तरदायी प्रतिनिधिगण जनता की समस्याओं के समाधान की राह तलाशते रहेंगे। हम यह भी आशा करते हैं कि हमारे राज्य के लोकप्रिय एवं अनुभवी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ाता रहेगा। इस सत्र में श्री माननीय सदस्यगण, परिषद के माननीय सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मचारीगण तथा मीडिया के प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही धन्यवाद भी देता हूं। धन्यवाद। जय। आज परिषद एवं सभा की संयुक्त बैठक 11:30 पूर्वाह्न महामंत्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। इसके लिए 11:25 बजे पूर्वाह्न तक विधानमंडल के विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल पटना में माननीय सदस्यों को जाना है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि उक्त समय से पूर्व ही वहां जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। महामहिम राज्यपाल महोदय के भाषण के पश्चात सभी माननीय सदस्यगण यहाँ आएंगे। फिर आज की कार्यसूची के अनुसार परिषद की कार्रवाई होगी।
धन्यवाद। हाँ। हो गया ना, और कुछ नहीं है, हो गया। अब सभी से आग्रह है कि सब लोग सेंट्रल हॉल में यहाँ से चलें और महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक। जब छोड़ेंगे तब जाइएगा, जब छोड़ेंगे तब जाइएगा। अभी तो नहीं छोड़ अरे छोड़ मीडिया को छोड़, मीडिया को छोड़। सर हो गया सर, माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं, अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया अभिभाषण देने की कृपा की जाए। बिहार विधानमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं तथा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। साथ ही मैं विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि नवगठित बिहार विधानसभा का कार्यकाल बिहार को विकसित बनाने एवं जन जन तक खुशहाली लाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएगा। अभी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण, स्वतंत्र
तथा निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार को व्यापक समर्थन दिया है। इस चुनाव में बिहार के लोगों ने, विशेषकर महिलाओं ने अभूतपूर्व मतदान किया है। मैं सभी मतदाताओं को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बधाई देता हूं एवं इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं। अब आ जाएगी। विकास के प्रति राज्य के सभी वर्गों में जागरूकता दिखाई दे रही है। अब आवाज आई। क्या सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। इसको बंद करवा दीजिए, मैं जोर से बोल लूंगा। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने से पहले बिहार पुलिस में मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई। अब राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,26,000 हो गई है।
महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है तथा आज बिहार में पुलिस बल में मुझे अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने दीजिए। अगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर शोर ना मचाया जाए तो मैं जोर से बोल के आप तक आवाज पहुंचा दूंगा। महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है तथा आज बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2023 में पुलिस बल की संख्या को बढ़ाकर 2,29,000 तय किया गया जिस पर तेजी से नियुक्ति की जा रही है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। पहले राज्य में कुल 814 थाने थे, इनकी संख्या अब बढ़कर 1380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले ये व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी तथा अब इसका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य की मिली-जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है तथा शेष की घेराबंदी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इसी तरह से वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी भी की गई है, जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती हैं। अब समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं चहारदीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2023 से बड़ी संख्या में
सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। शुरुआत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजों को 2,500 बेड के अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। IGIMS को 3,000 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब हर जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की जा रही है। राज्य में अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं। यहाँ के छात्रों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अन्य राज्यों से छात्र यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड एवं बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुंचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा। इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पहुंचने में और कम समय लगेगा। साथ ही प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इन संस्थाओं के अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। वर्ष 2024 से
शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 41,000 से भी अधिक हो गई है तथा इनमें 4,34,000 से भी अधिक जीविका दीदियां हैं। ये काम तेजी से जारी है। वर्तमान में महिलाओं के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की दर से राशि दी जा रही है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है। शीघ्र ही शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। वंचित वर्गों के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है तथा बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा वर्ष 2018 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई है। नवंबर 2023 से इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना भी लागू की गई है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006-07 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1,14,00,000 से अधिक लोगों को फायदा पहुंच रहा है। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का की उत्पादकता
पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मछली का उत्पादन 2.5 गुने से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े आगे बढ़ें का काम किया गया है। वर्ष 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं वे शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया था। अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अब तेजी से काम किया जाएगा। विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए कुल 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है तथा इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब राज्य में हर क्षेत्र के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद 20 वर्षों में काफी काम हुआ है। अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे भरोसा है कि सभी माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।
माननीय सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही आरंभ की जाती है। सब रख दिए। मैं यह प्रतिवेदित करता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने आज 3 दिसंबर 2025 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने की कृपा की है। उनके अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी से धन्यवाद प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। उसे वह आज सदन में पेश करेंगी। उस प्रस्ताव पर संशोधन आज ही 4 बजे अपराह्न तक लिए जाएंगे और बंदी कार्यक्रम के अनुसार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद दिनांक 4 दिसंबर 25 को होगा तथा 4 दिसंबर 2025 को ही सरकार का उत्तर होगा। बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत निम्नलिखित माननीय सदस्यों को परिषद के 211वें सत्र के लिए अध्यासीन सदस्य मनोनीत करता हूं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, श्री नवल किशोर यादव, डॉक्टर मदन मोहन झा एवं श्री महेश्वर सिंह। बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश 2025 की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय मंत्री के महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय मंत्री बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। मैं ये हो गया है। प्रभारी मंत्री वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की एक प्रति सदन की मेज पर रखेंगे। महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की नियम 17(4) के अधीन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी। रीना जी। है उसके लिए बिहार विधान परिषद के सदस्य उनके कृतज्ञ हैं। आया है ना। माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्रीमती रीना देवी द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। आज खुशी की बात है कि बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के मंत्री श्री दिलीप कुमार जायसवाल का जन्मदिन है। उसको हम लोग सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। न, इसके लिए सदन के बाद भोज देंगे। सदन खत्म है। हाँ, अब शोक प्रस्ताव लिए जाएंगे।
स्वर्गीय श्री सत्यपाल मलिक 5 अगस्त 2025 को बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 79 वर्ष की थी। मलिक 30 दिसंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल थे। वे कई अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे। श्री मलिक लोकसभा, राज्यसभा एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री मलिक कुशल प्रशासक थे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दे। स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 81 वर्ष की थी। श्री सोरेन वर्ष 1985 में अविभाजित बिहार के दुमका जिला के जामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे 8 बार दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा एवं 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने और केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे। श्री सोरेन झारखंड राज्य के संस्थापक सदस्यों में से थे। लोगों के बीच वे दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दे। स्वर्गीय राणा गंगेश्वर सिंह 26 अक्टूबर 2025 को बिहार विधान परिषद के पूर्व माननीय सदस्य श्री राणा गंगेश्वर सिंह का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 74 वर्ष की थी। श्री सिंह वर्ष 2014 से 2020 तक बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रहे। वे वर्ष 2010 में समस्तीपुर जिला के मोहिदुनगर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सिंह ग्रामीण विकास एवं किसानों की सहायता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दे। स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह 27 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य श्रीचंद सिंह का देहांत हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 83 वर्ष की थी। श्री सिंह वर्ष 1980 एवं 85 में गया जिला के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सिंह को समाज सेवा में विशेष अभिरुचि थी। उनके क्षेत्र की प्रगति एवं विकास के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दें। उसके बाद हैं स्वर्गीय हरिनंदन यादव। श्री यादव जी 6 सितंबर 2025 को बिहार विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य श्री हरिनंदन यादव जी का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 76 वर्ष की थी। श्री यादव वर्ष 1995 मार्च एवं नवंबर 2005 में दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री यादव अपने क्षेत्र की प्रगति एवं विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दें। स्वर्गीय धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को
प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन हो गया। मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी। श्री धर्मेंद्र वर्ष 2004 में बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री धर्मेंद्र को वर्ष 1997 में फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड तथा 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री धर्मेंद्र फिल्म जगत में एक्शन हीरो और ही मैन के रूप में परिचित थे। उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। श्री धर्मेंद्र जीवन प्रयत्न गरीबों एवं जरूरतमंदों की मदद करते रहे। उनके निधन से हम सबों को अपार दुख हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं सहन शक्ति दें। और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब हम लोग खड़े होकर मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति। सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 4/12/2025 को 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।